चेंज हो गई है डेफिनेशन, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं इवन हाँ जो, जी, हाँ, तो उसके हिसाब से दे कैन बी ट्रेंड और उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं जनरल या ड्यूटी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड दे कैन सर्टिफाई इवन द ब्रेस्ट यस। स्टेम डेथ। अगर आप चाहो इतनी तो मेहनत मोहन करने की फाउंडेशन बन आपके सकती यहाँ है। इंटेंसिविस्ट का ट्रेनिंग भी करवा दे हम लोग सब, कपिल ज़िरपे वगैरह को लगवा के हम आपके यहाँ आके करवा देंगे ट्रेनिंग। हाँ बट वी श्योर नीड मैम। एटलीस्ट 20-30 हाँ इंटेंसिविस्ट वगैरह टू बिल्कुल डू दैट बिल्कुल। ट्रेनिंग। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, थैंक ठीक यू है। सो मच। ओके बाय। डॉक्टर साहब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम लोगों जी। ने मोहन फाउंडेशन को अपना नॉलेज पार्टनर लिया है करीब 1.5 साल पहले, और जुलाई लास्ट ईयर जुलाई में। सो दे आर नॉलेज पार्टनर्स एंड सही में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम बेसिक नॉलेज काफ़ी हमको इम्पार्ट करते हैं। और हमारी अभी कोशिश है, अगली कोशिश है कि हम एंजल्स ऑफ चेंज नामक एक कार्यक्रम है, उसमें अपनी बहनों को तैयार कर पाए करके। तो वो उस ओर थोड़ा प्रयासरत है कि ठीक है, आज जरूरत नहीं है, लेकिन ओरली भी काउंसलिंग कर सकते हैं हम लोग। जब अगर वेबिनार द्वारा सब कुछ नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, तो उसी तरह अगर कभी जरूरत पड़े तो काउंसलिंग करने लायक हों हम लोग, इसके लिए वो प्रोग्राम की भी हमारी आगे में आकांक्षा है। तो चलिए आप आगे, डॉक्टर साहब आगे बढ़िए। जी जी बिल्कुल। तो देह दान, इससे जुड़े तथ्य और भ्रांतियां, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके बाद। और अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में एक स्लाइड है जो मेंशन की हुई है किसी वैसे ही व्यक्ति की जिसने देह दान, अपना बॉडी डोनेशन किया था। और वो मेंशन करता है इवन इन डेथ डू वी सर्व द लाइफ। तो इवन मरणोपरांत जो है वो हम जिंदगी की सेवा कर सकते हैं, यही लक्ष्य है हमारा। और लक्ष्य यही है कि देह दान के द्वारा मानव कल्याण करें। और ये जो है, इससे क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्या चीजें हो सकती हैं। तो पहली चीज यही हम लोग जानते हैं कि जो पूरी मेडिकल साइंस है वो सिर्फ इसी चीज पे टिकी हुई है कि मानव शरीर की संरचना क्या है। जब तक उस चीज को हम ना समझे तब तक आगे की तरफ तो हम बढ़ ही नहीं सकते। तो मानव शरीर की संरचना समझने के लिए एक मानव देह तो अनिवार्य है। और ये मानव देह जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी मिल सकती है जब कोई जो है अपने देहांत के पश्चात उस देह को दान करे। क्योंकि अभी के समय में हम लोग जब बात करते हैं तो ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में अगर अब आप बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे कि हमारे यहाँ हमेशा जो है वो कमी है उस मृत देह की, जिसके ऊपर जो एमबीबीएस के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं या जो बाद में पीजी के स्टूडेंट अपने सर्जिकल या क्लिनिकल स्किल की तैयारी करते हैं, वो है नहीं, बहुत कम है नंबर अभी भी। और ये नंबर जो है दिन ब दिन इसलिए भी घट रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जो मिलते हैं अभी तक हम लोगों को अनक्लेम्ड बॉडीज मिलती हैं। वैसे पेशेंट जो अस्पताल में किसी संस्था द्वारा भर्ती कराए गए हैं या वैसे भर्ती कराए गए हैं जिनका कोई पता ही नहीं था कि कौन उनके रिश्तेदार हैं, और उनके मृत्यु के उपरांत उनको कोई नहीं लेने आ रहा, तो दीज आर द अनक्लेम्ड बॉडी। ये जिनको जो है कोई मृत्यु उपरांत उसके दाह संस्कार के लिए या अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं लेने आ रहा, तो ये शरीर जो है वो मेजोरिटी पार्ट है, ज्यादातर पोर्शन यही है जिससे अपने को मिलती है। और ये नंबर जो है वो, इनमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे जिसको बोलते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट हैं। तो मेडिको लीगल केसेस में पोस्टमार्टम अगर हो जाए तो उसके बाद ये देह जो है वो काम की नहीं रहती, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद उसको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है। और प्रिजर्व अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उस देह को बाद में फिर जो है वो इस स्टडी पर्पज से पढ़ने के लिए या पठन पाठन जिसको हम लोग बोलते हैं शिक्षण के लिए वो नहीं यूज कर सकते हम लोग। तो इस वजह से ये नंबर जो है हमेशा मेडिकल कॉलेज या मेडिकल फील्ड जो है धीरे धीरे और एक्सपैंड कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं, मगर ये देह की जो कमी है, कैडेवर की जो कमी है, वो सभी जगहों पे एक जैसी है। दूसरी चीज जो है वो कि किसी की सर्जिकल स्किल है अगर, जिसको शल्य कौशल बोलते हैं हम लोग, तो सर्जिकल स्किल में
आपको अगर एक्सपर्टीज लेनी है, प्रवीण होना है उसमें, तो उसके लिए आपको किसी लिविंग बॉडी पे तो नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में तो फिर उसको हार्म होगा। तो ज्यादा उससे अच्छी चीज क्या होगी कि किसी ऐसे देह पे उसकी प्रवीणता हासिल की जाए जिससे उसको किसी तरह का कोई हार्म नहीं हो। तो शल्य कौशल में प्रवीणता हासिल करने के लिए भी ये देह की उतनी ही आवश्यकता है। तीसरी की अगर नए रोग से निदान संबंधी प्रयोग करने हैं, रोगा निदान प्रयोग करने हैं अपने को, तो उसके लिए भी इसी तरीके की एक मृत देह की आवश्यकता है। जैसे नए डायग्नोस्टिक चीजें हो रही हैं अभी कोविड के केस में हम लोगों ने जैसे देखा है कि कुछ पोस्टमार्टम किए गए हैं, ये देखने के लिए क्या चेंजेस आए हैं उसमें, क्या किस कारण से बेसिक जो है पूरा शरीर जो है सिर्फ एक वायरस के कारण जो है ऐसा हो जा रहा है कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक ठाक था और कुछ ही दिनों में हम उसको खो दे रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो तभी पता चली हैं जब इसके बाद अगर कोई अपने इस देह को देता है और उसके बाद उन पे इससे संबंधित प्रयोग किए जाए। तो ऐसे प्रयोग और चीजों में भी हुए हैं और बहुत सारी चीजें जो है वो निकल के आई हैं इससे। और नई तकनीक के प्रायोगिक इस्तेमाल के लिए, तो इसमें जो है अगर किसी नई तकनीक को हम लोग करना चाह रहे हैं, जैसे पहले जो सर्जरी होती थी ब्रेन सर्जरी, कुछ ऐसे पोर्शन की जो नाक के नजदीक वाले पोर्शन है, उनको अब हम लोग नाक के थ्रू जो है नाक के रास्ते से हम लोग ब्रेन की सर्जरी कर सकते हैं। और ये तकनीक तभी पॉसिबल हुई है जब इस तकनीक को इस्तेमाल किया गया है एक मृत देह में पहले, जिससे किसी को हार्म नहीं था, और बाद में इस तकनीक का प्रैक्टिकल यूज प्रायोगिक इस्तेमाल जो है एक लिविंग बॉडी पे किया गया जिसको दिक्कत थी ये ट्यूमर की। तो ये सब चीजें जो है वो तभी हो सकती है जब एक देह मिले जिसपे ये सब चीजें जो है वो मानव कल्याणार्थ आगे की तरफ ले जाई जा सके। तो ये सब चीजें जो है अगर आप देखें तो ये ना सिर्फ पढ़ाई के लिए जो बोलते हैं हम पठन पाठन में इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे बोन की जो है वो स्टडी हो रही है, या कैडावर और उनके ऑर्गन्स की स्टडी हो रही है, या ब्रेन जो इंटरनल ऑर्गन है अंदर आंतरिक जो अंग हैं उन सब की स्टडी हो रही है, इन सब में इनका महत्व है। और आप देखें तो इसमें जो मेडिकल साइंस है उसने काफी तरक्की की है सिर्फ इन सब अंगों और देह के मिलने के कारण। जैसे जो हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट या शोल्डर रिप्लेसमेंट की सर्जरी हम लोग बात करते हैं कि अभी हो रही है, ये सारी सर्जरी अभी भी स्किल लैब में होती है पहले, जहाँ पे इससे जुड़े हुए जो सर्जन्स है वो स्किल लैब में पहले ट्रेन होते हैं और उसके बाद वो जो सर्जरी करते हैं वो कहीं ज्यादा सक्सेसफुल होती है, क्योंकि उसमें कहीं गुंजाइश नहीं रहती किसी तरह की गलती की। स्पाइनल सर्जरी में जो है ये हमारे यहाँ भी काफी हम लोगों ने इस तरह के वर्कशॉप कराए हैं स्पाइनल सर्जरी के, जिसके कारण सर्जन जो है उनकी स्किल सुधरी है, उनमें रिफाइनमेंट आई है, वो ज्यादा अच्छे से अब कर पा रहे हैं उस सर्जरी को। आर्थराइटिस के चेंजेस देखने के लिए अगेन जो इस तरह की देह है उसमें इस तरह की स्टडीज की गई हैं। कैंसर वाले जो पेशेंट हैं उसमें कई पेशेंट ने जो है जो देह दान किए हैं उसके बाद उससे जुड़ी हुई कई प्रयोग हुए हैं, कई स्टडीज हुई हैं जिससे पता चला है कि क्या चेंजेस आए थे। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें जो है वो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो मेडिकल साइंस के फ्यूचर के लिए बिना देह के फ्यूचर जो है वो हो ही नहीं सकता। तो इसमें भी जो स्टेप्स हैं वो वैसे ही हैं कि अपने को एक प्रपत्र जो है संकल्प का वो भरना पड़ेगा जिसको हम लोग बॉडी डोनेशन फॉर्म बोलते हैं, वो भी रिम्स की वेबसाइट पे उपलब्ध है। और इसके बारे में भी फिर अपने देहांत के पश्चात अगर आप अपने निकट संबंधी को ना बताएं और उनकी स्वीकृति ना लें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केसेस आए हैं हमारे यहाँ जबकि उन्होंने ये देह दान का जो प्रपत्र है वो भर दिया था और वो हमारे डिपार्टमेंट में कई बार इसके लिए इवन आते ही थे, हमसे कई बार मिले थे, लेकिन उनके पश्चात उनकी जो बेटी थी उसने उस पे हस्ताक्षर किए थे और उनकी जो पत्नी है उन्होंने उस पे हस्ताक्षर किए थे, मगर उनके बाद जो है उनके दोनों बेटों ने मना कर दिया कि हम नहीं इसके लिए तैयार हैं। तो उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई।
तो इस तरह की चीजें जो है वो ना हो, क्योंकि बाद में अगर आप उन सबको ना बताएं, उनकी स्वीकृति ना हो, तो वो बहुत मुश्किल चीज हो जाती है और बड़ी दुखदाई होती है। हम लोग तो काफी उससे दुखी हुए। तो इस बारे में जरूर आप जो है वो जागरूकता फैलाएं, अपने निकट संबंधी को तो जरूर पहले जागरूक करें और बाद में सभी को, जो भी आपसे जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, उन सबको जागरूक करें। और इसमें भी जो है कुछ सवाल हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं कि अगर मैंने देहदान का फॉर्म भरा है तो मेरी देहांत के पश्चात अवश्य काम में आ जाएगी। तो काम में ज्यादातर स्थिति में आ जाती है अगर उसमें देरी ना हो। अगर देरी हो गई, मतलब अगर ऐसा होता है कई बार कि हम इंतजार करते रह जाते हैं कि हमारे जो निकट संबंधी है वो दूर में है, तो हम उस 6 घंटे के अंतराल के बाद या काफी बाद, कई बार 24 घंटे के बाद लोग फोन करते हैं कि उनकी तो अंतिम इच्छा थी और देहदान, तो वो फिर मुश्किल चीज है, क्योंकि देह जो है, मृत देह बहुत तेजी से खराब होती है। तो उसके पश्चात देहदान फिर जो है वो मुश्किल है कि वो हो पाएगा, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि देह खराब होने लग जाती है। तो उसको आप एक बार खराब होने लग गई तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि उसको आप जितनी जल्दी हो सके उस पे इन्फॉर्म करें, बता दें कि हाँ इन्होंने प्रपत्र भरा है और हम लोग इनके देहदान के लिए इच्छुक हैं और सब चीज़ें जो है हो गई हैं इसमें। और इसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसमें देखेंगे तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जरूरी है अदर देन इस फॉर्म के, वो है डेथ सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड बाय द मेडिकल प्रोफेशनल। जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हो या कोई भी हो, वो सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू करते हैं, वही एक उसके साथ अपने को सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दूसरी कि मेरी देहदान की इच्छा है परंतु मेरे परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, तो इस बारे में हमने अभी भी बात की कि ये जो है वो उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना परिवार के स्वीकृति के देहदान नहीं हो सकता है। तीसरी चीज की क्या देहदान और अंगदान दोनों साथ साथ कर सकती हैं? तो देहदान और अंगदान दोनों साथ साथ इन जनरल कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने अंगदान कर दिए तो देह जो हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉर्मल ह्यूमन आर्किटेक्चर, जो शरीर की संरचना है, उसको पढ़ने की ही पढ़ाई जो है वो देहदान के पश्चात होती है। तो अंगदान के पश्चात वो संरचना बदल गई है और उसके बाद वो नहीं हो सकता है। मगर एक चीज जो है वो अभी भी दान की जा सकती है देह के साथ, वो है कि नेत्रदान और स्किन जो है वो कुछ पोर्शन हम लोग साथ में दान कर सकते हैं। तो देह दान और अंगदान तो नहीं, देह दान और ऊतक दान साथ में हो सकते हैं, जिसमें नेत्रदान या जो कॉर्निया है वो कर सकते हैं और साथ में स्किन कर सकते हैं। देहदान के पश्चात क्या दूरस्थ जो रिश्तेदार हैं हमारे, जो किसी के रिश्तेदार हैं वो शायद किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो उनके आने तक वो फिर कैसे होगा? उन्होंने एक बार अगर देहदान कर दी तो अंतिम दर्शन कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए ये प्रक्रिया है कि हम उस देह को तब तक जो है वो एक डीप फ्रीजर में रखते हैं ताकि वो देह खराब ना हो, और एक बार अंतिम दर्शन के पश्चात ही फिर उस देह को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। जो एम्बाल्मिंग फ्लूइड है वो तभी उसके बाद हम लोग उस देह में डालते हैं ताकि वो लंबे समय तक फिर यूज किए जा सके उस देह को। तो इस तरीके से वो अंतिम दर्शन भी हो सकते हैं और साथ में देहदान की जो उनकी इच्छा थी वो भी पूरी हो सकती है। और देहदान के पश्चात पार्थिव शरीर की अंतिम क्रिया कैसे होगी, इसमें चीजें ये हैं अभी तक कि हम लोग देहदान के पश्चात पार्थिव शरीर की अंतिम क्रिया के लिए शरीर तो दे नहीं सकते, क्योंकि उसी देह पे जो है वो शिक्षण या प्रायोगिक कार्य होने हैं। तो अभी तक हम लोग ये सिर्फ बोलते हैं कि आप उनके जो कपड़े ले आए हैं उनकी एक जो है वो सांकेतिक अंतिम क्रिया कर दें। और दूसरी चीज जो है वो इंस्टीट्यूट के लेवल पे हम लोग अभी भी इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ सालों बाद ये चीजें जो है वो एक फाइनल शेप ले लें, एक अंतिम निर्णय पे हम लोग पहुंच जाएं इस बारे में। वो ये कि एक समय के पश्चात 2 साल या 3 साल के पश्चात अगर उनके कोई भी जो रिमेन्स हैं, जो बच गए हैं, बोन के पोर्शन हैं या और चीजें हैं, उनको एक अंतिम क्रिया के लिए अगर हम लोग दे सकें तो उसके बारे में बातचीत अभी चल रही है। अगर ये चीजें एक अंतिम निर्णय हो जाता है इस बारे में तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ देहदान के पश्चात भी अंतिम क्रिया कर सकते हैं। तो
आप बॉडी तो को देह आज ही आप हाँ देह दान का इस बारे में संकल्प ले। हाँ जी देह दान बोलिए। के बाद वो बॉडी 2 साल तक स्टूडेंट उसको एक्सपेरिमेंट में लेते हैं। हाँ 2 साल नहीं, उससे इवन ज्यादा समय तक भी वो बॉडी या उसके पार्ट्स जो है वो होते हैं इस्तेमाल। हमारे म्यूजियम में अगर आप कभी आए तो यहाँ पे एक ब्रेन रखा हुआ है जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है पिछले 60 सालों से। तो अगर आपने अच्छे से उसको रखा है, समय पे उसको उसकी देखभाल अच्छे से की है, जो फ्लूइड है उसको देखा आपने कि उसको बदलने की आवश्यकता है, उसको अगर आप बदलते रहे तो वो नहीं खराब होती। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि मतलब डेथ होने के बाद बॉडी बहुत जल्दी खराब होती है, तो उस पे जी एक्सपेरिमेंट कैसे होता है इतने सालों तक? हाँ, तो ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि बॉडी को संरक्षित किया जाता है, तो संरक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें पहली चीज यही होती है कि शरीर में जो कहीं भी जो चीज पहुंच रही है उसका एक ही माध्यम है, वो है आपका ब्लड। वो हर जगह पहुंच रहा है। तो उसी चैनल के थ्रू हम लोग उस ब्लड को रिप्लेस करके उसकी जगह एक फ्लूइड डाल देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इम्बाल्मिंग फ्लूइड। तो एम्बाल्मिंग की तकनीक जो है वो काफी समय से चली आ रही है, जिसमें शरीर को संरक्षित किया जाता था। जो हम लोग बोलते हैं मम्मी बनाते थे पहले, इस तरह की जो तकनीक होती थी, ये तकनीक भी उसी तरह की तकनीक में से एक है जिसमें शरीर में जो ब्लड है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है और एक फ्लूइड डाल दी जाती है, जिसके कारण शरीर में जो जो खत्म हो रही थी चीजें, क्योंकि अब जो है मृत्यु के उपरांत शरीर जो है वो खत्म होने लगता है, बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं या और चीजें जो है वो, या शरीर जो है वो कड़क होने लगती है, सारी चीजें जो है इन सब को करने के लिए बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और संरक्षित करने के लिए वो फ्लूइड डाला जाता है। तो ब्लड वेसल्स में वो फ्लूइड डाला जाता है, खून की नली में वो फ्लूइड डाला जाता है, और ये लगभग उतना ही फ्लूइड होता है जितने आपके शरीर में खून है। तो तो तकरीबन 3 से 5 लीटर फ्लूइड ये डाला जाता है। ये आर्टिफिशियल होता है फ्लूइड जो होता है, या ओरिजिनल जो हम लोग के शरीर से निकाला जाता है वो होता है, या नहीं आर्टिफिशियल? नहीं, हाँ ये फ्लूइड बनाया जाता है ताकि उसको जो है वो प्रिजर्व किया जा सके। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं ना, जैसे हम लोगों को कोई चीज अच्छी लगती है, आप तो ज्यादा अच्छे से इन सब चीजों को समझ सकते हैं कि सीजन में आम अच्छे लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका अचार बना लेते हैं। हम्म। तो बचा के तो हमने रखा ना उसको पूरे सीजन के लिए, अगले सीजन तक आने तक के लिए भी। तो यही तरीका जो है वो इस्तेमाल किया गया कि अगर खराब हो रही है चीज तो उसको पहले हटाएं। तो जो चीज खराब हो रही है उसको हटा के किसी ऐसी चीज को डालें उसकी जगह जिसके कारण वो बची रह जाए, और यही फ्लूइड जो है वो एम्बाल्मिंग फ्लूइड। अंगदान के लिए कहते हैं कि अगर मृत्यु अगर वेंटिलेटर पे हो तभी हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ऐसा क्या? हाँ यही चीज है ना, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि उस मस्तिष्क की जिसका नियंत्रण अब सांस से और दिल की धड़कन से खत्म हो चुका है। तो जो चीज आपको नियंत्रण में रख रही है, आपके सांसों को नियंत्रण में जो रखे हुए है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भाई आप एकाएक अगर किसी डरावनी चीज को देख लें तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो ये नियंत्रण कहाँ से आया? ये नियंत्रण यही है, ऊपर से है, और ये नियंत्रण अगर खत्म हो गया